नमस्कार। नागपुर के संतरे इस पॉडकास्ट के तहत आज काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। उसका कुछ रीज़न्स ऐसे भी है कि कुछ चीज़ें हुई थी जिसके वजह से मैं कर नहीं पाया, और दूसरा रीज़न मुझे ऐसा लगता है, दूसरा कारण ये भी है कि जब किसी बड़े शख्सियत से आप मिलते हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है उसको उनको अप्रोच करने में, उनके पास जाने में। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है, मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। एक कहानी मैंने काफ़ी साल पहले सुनी थी कि एक डॉक्टर थे जो काफ़ी कामयाब डॉक्टर थे, देश विदेश में उनका नाम था, और उनका डंका इस तरह था कि उन्होंने किया हुआ कोई भी ऑपरेशन कभी भी गलत नहीं हुआ, विफल नहीं हुआ। वो इतने सफल डॉक्टर थे। वो करीब 75 साल के हो गए तो उनके दोस्तों ने ऐसा तय किया कि एक उनका जन्मदिन किसी अच्छे रूप से मनाया जाए। देश विदेश में उनके जितने भी पेशेंट्स थे, वो पेशेंट्स आए, कुछ उनके मित्र थे जो डॉक्टर थे वो भी आए, कुछ रिश्तेदार, ऐसे सब लोगों ने मिलके एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और सब खुशी खुशी का माहौल था, सब हंसी खुशी एक दूसरे से मिल रहे थे, सब बातें हो रही थी। जब एक नर्तक जो उनका कभी पेशेंट रह चुका था, उसने अपनी कला जब सादर की तो देखा कि डॉक्टर साहब थोड़े मायूस हो गए थे। और उनके एक मित्र जो उनके बगल में ही खड़े थे, उन्होंने उनको पूछा कि इतना अच्छा नृत्य चल रहा है, तुम मायूस क्यों हो? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। लेकिन जब मित्र ने बहुत ज़्यादा उनको खंगाला तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं आज बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, सक्सेसफुल हूँ, पूरे मेरा नाम चारों तरफ है, लेकिन मैं बचपन से नर्तक बनना चाहता था और मैं बन नहीं पाया। मैं डॉक्टर तो अच्छा बन गया, लेकिन मैं नर्तक, मुझे लगता है मैं इससे भी अच्छा बनता, और वो मैं बन नहीं पाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आज का ये कहानी कहने के पीछे का मेरा मकसद ये है क्योंकि आज मैं जिनसे बातचीत करने वाला हूँ, जिनसे कुछ जानने वाला हूँ, जिनसे कुछ समझने वाला हूँ, वो खुद एक डॉक्टर है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। आजकल काफ़ी हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे सुनते हैं कि सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे लोग। तो इन सब चीज़ों के तरफ, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके इन्होंने अपना एक नया रास्ता अपनाया, और उस रास्ते पर चल के समाज की सेवा की, बोल सकता हूँ मैं, समाज में अपना एक नाम कायम किया है। आज समाज में उनकी एक पहचान है। और इन सब के बारे में उनका जो प्रवास रहा है, उन्होंने जो इसके लिए प्रयास किए हैं, वो कैसा है, क्या है, ये सब हम जानेंगे। मैं उनको, जैसे मराठी में कहते हैं बहनी, यानी भाभी, भाभी को मराठी में बहनी कहते हैं, तो मैं इनको बहनी भी कह सकता हूँ, मैं उनको डॉक्टर साहिबा भी कह सकता हूँ, मैं उनको समाज सेविका भी कह सकता हूँ, और इन सबसे ऊपर मैं उनको अपना पड़ोसी भी कह सकता हूँ। तो ऐसी शख्सियत आज मेरे साथ बैठी है। मैं खुद तो भाग्यशाली हूँ ही, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज वो यहाँ पे जब पहुँची है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने ये क्या कब तय किया, कैसे किया, हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मिलते हैं आज की शख्सियत से हमारे। उर्मिला वैदी, नमस्कार। आ, सबसे पहले, जैसा मैंने कहा कि एक डॉक्टर नर्तक बनना चाहता था लेकिन वो बन नहीं पाया, तो आपने ये कब तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है और क्यों बनना है? वैसे तो मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में मैं थी, तो हमें पुष्प की अभिलाषा 5वीं कक्षा? हाँ, पढ़ा रहे थे, तो तभी हमें पूछा गया था कि आपको क्या बनना है। तो मैंने तभी सहजता से कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और दूसरा विचार ही मन में कभी आया नहीं, और डॉक्टर बन गई। तो ये डॉक्टर बनने के पीछे आपने किसी डॉक्टर को देखा था? आपने कभी किसी डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा आपका ये था, राब्ता था, या कभी आपने घर में या कहीं और किसी डॉक्टर को देखा हो? हाँ, डॉक्टर देखा था। मेरा एक बड़ा भाई था, और तब से मन में था, लेकिन उससे ज़्यादा मन में यही था कि मुझे सेवा करनी है। अच्छा। मैंने कभी खुद को ऐसे देखा ही नहीं कि मैं क्लिनिक में बैठी हूँ और पेशेंट्स आ रहे या हॉस्पिटल में हूँ। मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं किसी गांव में काम करने वाली हूँ। अच्छा।
ये 5वीं से आपके दिमाग हाँ में था? ऐसे ही मन में आता था। और मेडिकल में एडमिशन ली, वो तो मेरा मुंबई में शिक्षण हुआ था, लेकिन तभी भी मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं गांव में जाने वाली थी। अच्छा, क्यों पता नहीं। पता है। तो आज हम आपको नागपुर के संतरे इस पॉडकास्ट में आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि आपकी पैदाइश, आपका सारा शिक्षा सारी मुंबई में हुई है, लेकिन फिर भी आपने नागपुर के लिए जो किया है उसके लिए हम सारे नागपुरकर की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने मेरा कर्तव्य स्वधर्म पालन मैं बोलती हूँ, वो हाँ, कर रही हूँ मैं। लेकिन वो बहुत कम लोगों को कम लोग करते हैं। आज हम देखते हैं टीचर, डॉक्टर, ये ऐसे पेशा बन चुका है आज। पहले तो हम लोग इनको भगवान मानते थे, ये लोग हमारे लिए एक समाज में एक स्थान रखते थे। आज हम देखते हैं कि कई चीज़ें, डॉक्टर आज भी भगवान है, टीचर आज भी भगवान है, लेकिन इसके पीछे पैसा भी बहुत आता है। आज आप एक बहुत बड़ा बंगला बना सकती है, कार, बड़ी बड़ी महंगी कारों में घूम सकती है। ये सब छोड़ के गांव में जाना, सादा जीवन बिताना, ये इसमें आपको किस तरीके से, कुछ आपके विचार तो है ही उसके पीछे, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी होगा जिसके वजह से आपको इसमें सपोर्ट मिला, आपको इस चीज़ों में आगे जाने के लिए प्रोत्साहन भी मिला होगा। तो वो सब प्रवास आपका 5वीं के बाद जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, लेकिन आप गांव में जाएंगी, ये आपको तब लग रहा था, लेकिन ये आपने किया, तो ये कैसे हुआ, ये प्रवास थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। 10वीं के बाद मैंने जो कुछ पढ़ा था, वो डॉक्टर विकास आमटे, भारती आमटे, उनकी शादी हुई थी। बाकी बाबा आमटे जी का तो पहले से ही सब पढ़ा था। और साथ साथ एक डॉक्टर आनंद नाडकर्णी सर की किताब मैंने पढ़ी थी, वैद्यक सत्ता नाम की। तो वो जब भी पढ़ रहे थे या इंटर्नशिप में, उनको क्या अनुभव आए, सामाजिक स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं, वो सब पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, यही मुझे करना चाहिए। और उसके आगे और मैंने पढ़ा था कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ कौन सी सेवा कैसे दे सकते हैं, वो भी किताबें मैंने पढ़ी थी। अच्छा। तो इसलिए वही मन में था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और मेडिकल में एडमिशन मिली तो हमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ये सब्जेक्ट पूरे 4.5 साल पढ़ाते हैं। वो जब भी पढ़ना शुरू किया तो भी लगा कि कोई बीमार नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा काम की आवश्यकता है। अच्छा। दूसरा ये भी हुआ था कि अल्मा आटा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और WHO का जो तभी था कि यानी हेल्थ की डेफिनेशन भी तभी तय हुई थी, और हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, ऐसा तभी स्लोगन था। और हम 1984 में वो पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ आसपास भी नहीं थे। तभी हमें ऐसा पढ़ाया गया था कि भारत में बहुत समस्याएं हैं स्वास्थ्य की और हम बहुत पीछे हैं। तो तभी से मेरे मन में ये था कि एक रोल मॉडल तो हम कर सकते हैं क्या, कि जहाँ ये सब चीज़ें एक साथ हमें अनुभव में आए थे। और मेरे सौभाग्य से पिछले 25 साल में उसके हर विषय में मैं काम कर पाई। 25 साल हो गए। हाँ। आपको ये काम करते करते। तो आपने जैसा कहा था कि एक तो मुझे ये जानना है, आपने सामाजिक स्वास्थ्य पर अभी एक शब्द, उसका थोड़ा विस्तार में बता सकती है कि उसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो प्रिवेंटिव यानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन WHO की ऐसी है कि बीमारी नहीं होना यानी स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, बट नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, ये हेल्थ की डेफिनेशन है। तो लेकिन समाज में तो ज़्यादा शरीर की तरफ ही ध्यान दिया जाता है, बुखार हुआ दवाई ली, ऐसे ही रहता है। लेकिन बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कौन सी आदतें होनी चाहिए, हाइजीन, न्यूट्रिशन, ये सभी चीज़ों के बारे में समाज को जागरूक करना। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ या मैटरनल हेल्थ, सेफ मदरहुड, ऐसे अलग अलग नामों से उसको अभी बताया जाता है, जिसकी समस्याएं काफ़ी है। गांव में ही डिलीवरीज होती थी, छोटे बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे हर विषय पे काम करना, ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन। उसके साथ साथ सामाजिक जो समस्याएं हैं, कि जैसे कुछ गलतफहमियां हैं, हाँ। तो जैसे कम्युनिटी का, हाँ वो कह सकते हैं, टैब्यूज जो बोलते हैं वैसे कुछ रहते हैं।
और साथ साथ जो समाज में जैसे जो एडिक्शंस की समस्या है, गरीबी के भी बहुत सामाजिक कारण है। और बाकी तो कास्टिज्म हो गए, बाकी तो आप सब जानते ही वो हैं तो कि हाँ, सोशल वो तो- हेल्थ में क्या क्या आता है। अच्छा तो जैसे ज़्यादा जहाँ क्राइम्स होते हैं जी, या छोटे बच्चों के साथ अगर चाइल्ड अब्यूज़ बोल सकते हैं, ये सभी चीज़ों को सोशल हेल्थ में बोलते हैं। ओके ओके, तो वो है सामाजिक हाँ, स्वास्थ्य। तो यानी कम्युनिटी हेल्थ यानी पूरे समाज का स्वास्थ्य या प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो ये जो है आपने तभी तय किया था कि आपको गांव के लिए काम करना है, तो वो काम तो आप मुंबई के आसपास भी गांव में कर सकती थी, तो यहाँ आप नागपुर कैसे आई, और नागपुर के पास जो आपने जितना काम किया है वो, और कौन से गांव में किया है, उसके बारे में आप बता सकती थी? वो तो ईश्वरीय योजना थी, अच्छा, क्योंकि मेरी शादी जैसे पहले से ही तय होता है कि हाँ दोनों एक दूसरे से मिले, बाकी घर वालों ने तय किया, अरेंज मैरिज था पूरा। अच्छा, और लेकिन वो हुआ ही इस तरह कि मैंने पहले सुना कि मेरे पति जो है वो डॉक्टर रविंद्र, वो पहले से ही स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में जाते थे इंटर्नशिप ये से जो लेके। नागपुर के पास है। नागपुर के पास 12 किलोमीटर। हम्म। तो जब भी दिखाने का प्रोग्राम हुआ तो मैंने कुछ ज़्यादा सुना, ऐसा मुझे लगता ही नहीं, अब कभी याद ही नहीं आता। सिर्फ एक ही उनका वाक्य याद आता है कि मैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में सेवा देने के लिए जाता हूँ। तो मैंने हाँ कह दिया। तो उसके बाद आप फिर नागपुर आ गए? नागपुर आ गए, और जैसे मैं पहले वहाँ सब देखने के लिए गई तो एक गौशाला थी, खेती थी, और वो पुराने गौशाले में दवाखाना शुरू था। अच्छा, ओपीडी हफ्ते में 2 दिन चलती थी। गौशाले में लोगों, पुराने इंसानों का हाँ, इलाज होता और था। वहाँ ही डिलीवरीज भी होती थी। और मैंने तभी देखा था कि 1.5 किलो का बच्चा भी वहाँ ही संभाला गया था। अरे बाप। तो ऐसी स्थिति में मुझे तभी से लगा था कि मुझे यहाँ रहना है। अच्छा, तभी वहाँ रहने के लिए कुछ वैसे इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने तभी जो वहाँ कार्य करते थे उनको कहा था मेरे लिए आप एक छोटा सा घर यहाँ करो, मुझे यहाँ ही काम करना है। अच्छा, और वही हो गया आगे। बढ़िया। आपने एमबीबीएस किया, और आपके जो पति है रविंद्र सर, उन्होंने क्या, उनकी क्या पढ़ाई है? एमडी मेडिसिन है अच्छा, और डीसीएच भी है, और उसके बाद में उन्होंने एमएससी योगा थेरेपी भी की है। तो एक टोटलिटी में हेल्थ का वो सोच सकते हैं। बढ़िया। तो ये जो सब आपने किया, तो उस वहाँ पे आपने बोला था कि गांव में आप जाती थी, तो वो गांव में क्या होता था वहाँ पे? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप काफी पुरानी बात करी, मेरे ख्याल से ये 2099-2000 की बात हाँ, होगी शायद। हाँ हाँ हाँ। तो 2000 में आज तो गांव भी काफी विकसित हो चुके हैं, रास्ते पहुंच चुके हैं, आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया है, लेकिन उस समय जबकि गांव में रास्ते नहीं थे, बस भी मेरे ख्याल से 1-2 ही जाती होंगी, तो उस समय आपका वहां जाना, और एक महिला का वहां जाना, खासकर महिला का, तो उसमें आपको कोई परेशानी हुई कभी? गांव के आपको कुछ अनुभव आए, या फिर आपको कभी संघर्ष करना पड़ा किसी चीज के लिए? तो वो एक आपका जर्नी कैसा रहा, गांव वाला जो जर्नी है, उसमें आपने क्या सीखा, क्या देखा उस समय? पहले तो संस्था के पास एम्बुलेंस या कोई भी व्हीकल नहीं था, तो एक ऑटो से मैं गांव में जाना मैंने शुरू किया था। रोज? नहीं, शुरू में तो गांव में क्या है वो जानना था, क्योंकि अच्छा। एक क्लिनिक में बैठ के अगर वहाँ डिलीवरी के लिए पेशेंट आती है और मैं उसको बोलती हूँ कि अरे 9वें महीने में क्यों आई, या इंजेक्शंस क्यों नहीं लिए, तो ये बार बार अनुभव आने के बाद ऐसे लगने लगा कि गांव में क्या परिस्थिति है। डिलीवरी के समय कपड़े नहीं लेके आते थे, पति नहीं रहता था, पैसे नहीं रहते थे। पहले डिलीवरी जो मैंने की तो मैंने घर के कपड़े वो महिला को और उसके बच्चे को दिए थे। आपके? हाँ, क्योंकि मेरा लड़का तभी 1 साल का था, तो उसके कपड़े थे तो वो मुझे वहाँ देने पड़े थे। तो इसलिए पहले मन में ये आया कि मुझे गांव में जाना है। तभी हमारे पास भी 2 व्हीलर, हाँ स्कूटर थी। अच्छा। हाँ, और आजू बाजू के गाँव में जाने के लिए कुछ भी वाहन नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही वहाँ गए, और धीरे धीरे गाँव वालों से मुलाकात हो गई। तो 99 में हमें पहला व्हीकल मारुति वैन मिली थी संस्था को। अच्छा। तो हम लोगों ने वो शुरू किया, और गांव में पहले हम लोगों ने सर्वे किया 30 गाँव में
हमारी जो नर्सिंग स्कूल की विद्यार्थिनी थी उनको भेजा गया और तभी पता चला कि कौन से गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी, ऐसे 6 गांवों का चयन हमने किया। अच्छा। और वहाँ पहले जाना कि गांव वालों की आदतें क्या है, समस्याएं क्या है, वो क्या खाते हैं, हर विषय पे बहुत सीखना। यानी मैं ही बहुत सीख गई, बराबर। क्योंकि पहले से ही मुझे लगता था कि गाँव वालों को हम सिखाएंगे या वो हमें सिखाएंगे। वही मैं जानना चाहता था कि हुआ आपने ऐसा क्या ही सीखा था और आपने क्या कि देखा। पहले तो बहुत कुछ जाना जी। कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और मुझे एक गांव में ऐसे अनुभव आया कि एक किसान था, उसने मुझे कहा कि आपके जैसे तो काफ़ी लोग यहाँ आके गए, हाँ। लेकिन कितनी योजनाएं आई और गई, कोई तो नहीं टिका। तो आप अगर लगातार आएंगे तो ही हम विश्वास करेंगे। बराबर। और दूसरा ये अनुभव था कि बिल्कुल पढ़ा लिखे यानी नहीं थे वो किसान, एक थे शायद 60 साल के होंगे। तो वो बोले कि जैसे खेती में बीज बोते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही कुछ उसमें आता नहीं पौधा, तो वो दोबारा, जिसमें मराठी में बोलते हैं कि मोड़ पड़ी। हाँ। जैसे सोयाबीन अगर लगाना है तो वो बोलते थे कि ठीक है हम वापस वो बीज बोते हैं। लेकिन मेरा लड़का शहर में सीख के आया और ऐसे अगर कभी भी हुआ तो शराब पीना शुरू कर देता है। तो तभी मुझे ध्यान में आया कि शिक्षित और अशिक्षित, ये हम सिर्फ यानी पाठशाला में गया तो शिक्षित हो गया ऐसा नहीं है। ज्ञान जो होता है, ज्ञान क्या है, वो जैसा तो हम कहते हैं ना, शिक्षित और सुशिक्षित, हाँ, उसमें भी फर्क होता है। हाँ। तो इसलिए ये गाँव वालों ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो आध्यात्मिक स्वस्थता। यानी शुरू में ही मुझे लगता था कि गांव में इतनी विपरीत स्थिति में लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो आनंदित दिखते हैं। तो भजन पूजन कीर्तन ये सब में उनको क्या सिखाया जाता है, वो सब बार बार उनसे मैंने सुना। क्योंकि दिन भर मैं गांव में बैठती थी तो मेरे साथ तो ज़्यादा बूढ़े ही बैठते थे, तो मैं उनके साथ ही बैठ के कि वो कैसे जिए इतने साल, क्योंकि उनके भी 50 साल के जो अनुभव थे वो तो और भी हमें बुरे लगते, लेकिन वो तो आनंदित थे। बराबर। तो तभी मुझे सुख और आनंद में क्या फर्क है वो ध्यान में आया कि इसमें भौतिक सुख के पीछे तो सभी है। ऐसे तो नहीं है कि उनकी जरूरतें कम थी। हाँ, वो भी एक हाँ, कारण हो क्योंकि सकता है। उन्होंने शुरू से ही वही देखा था कि हमें ऐसा ही जीना है, तो रो रो के क्या जीना, उससे अच्छा है कि जो है उसमें आनंदित रहो। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं। हाँ, मैंने तो सीखा। बहुत बहुत जरूरी है ये बात, और ये सभी को जानना चाहिए कि जरूरतें अगर कम रही तो हम आनंदी रह सकते हैं। और ये तो अपने ऊपर है ना कि आनंद कैसे हम उसको कैसे एडॉप्ट करें, तो हमारे ऊपर है। तो ये जो आपने मुझे एक किस्सा सुनाया था जब मैं आपसे पहली बार बात करने आया था कि गांव में कुछ आपका एक किस्सा है जिसने आपकी पूरी सोच बदल दी। मैं चाहता हूँ कि आप वो किस्सा सुनाएं, वो बड़ा प्यारा किस्सा है, तो आप वो सुनाइए प्लीज। गांव में पहला कार्यक्रम हमने एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जो लिया था, जिसको जाणीव जागृति कार्यक्रम बोलते हैं। तो शाम को हम जाने वाले थे, तो सरपंच महिलाएं थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे ग्राम पंचायत से और बाकी जो फर्नीचर आपको लगेगा। तो हम लोग टीवी लेके जाने थे और वीसीआर प्लेयर जो था, तब वीसीआर हुआ था। हाँ, तो वो ज़माने में वही था। और हम लोग वो लेके गए और रोटरी क्लब के बाकी सदस्य आ गए, तो उनके साथ रिसोर्स पर्सन जो थी वो मैडम आने वाली थी और उनके साथ वो कैसेट भी आने वाली थी। तो हम लोग शाम से गए गांव में, लेकिन ग्राम पंचायत बंद थी, सरपंच महिला गांव में नहीं थी, चपरासी भी नहीं। तो अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से लेंगे, टेबल भी नहीं था। तो एक दादा थे, वो हमेशा मुझे हंसते ही थे कि तू पागल है, ये गांव को कोई नहीं सुधर सकता, तू क्यों आई ये गांव में। लेकिन मैं गांव भर घूमती रही कि अरे कोई टेबल दो, हमें टीवी रखना है। तो उन्होंने कहा हाँ एक है ये मेरे तब की पास। बात है जब शाम को प्रोग्राम था, उसी दिन की बात है। हाँ, यानी पहले सरपंच साहिबा ने पूरा बताया था कि नहीं नहीं सब हम करेंगे और आप चिवड़ा जरूर रखना क्योंकि तब तक लोग नहीं आएंगे। तो हमने वो भी व्यवस्था की थी, लेकिन वो खुद ही नहीं रुकी और उन्होंने कुछ भी व्यवस्था नहीं की।
तो वो दादाजी ने मुझे कहा ठीक है, अभी मेरे घर से टेबल भी ले लो और मेरे पास है लंबी वायर, तो वो भी मैं देता हूँ लाइन। तो टीवी चालू हो गया, सभी बच्चे आ गए कि अरे गांव में कुछ नया होने वाला है। तो बाकी लोग तो काम से आ रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी, तो हम लोगों ने नर्सिंग स्कूल की हमारी विद्यार्थिनी थी, तो ऐसे ही सभी बच्चों से कुछ गाना कथा ऐसे सुनाना ऐसे सब करते हैं। तो एक माहौल बन गया गांव में। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ज़माने में टीवी नहीं रहते थे, बराबर। बाकी कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं, तो हाँ, हाँ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया 7:30-8 बजे तक। लेकिन वो रोटरी के जो मेंबर्स आए थे वो रिसोर्स पर्सन कोई लेके नहीं आए, वाह। तो वो मुश्किल हो गया। तो वो वापस नागपुर आए, 1 घंटा तो कम से कम उसमें जाने वाला था, तो हम लोगों ने यही मनोरंजन चालू रखा। लोगों को पता ही नहीं चला कि हम क्यों आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन चलता रहा। 9 बजे वो आए, यानी रिसोर्स पर्सन ने जो उस दिन व्याख्यान देने वाली हाँ वो मैडम आई, उनका भाषण शुरू किया हम लोगों ने, और उनकी जो कैसेट थी वो उन्होंने दी। तो हमने बोला कि हमें नहीं लगाना आता, तो पूरे रोटरी के मेंबर्स, वो मैडम, वो बोली हमें भी नहीं आता, तो अभी क्या करेंगे। तो वो भाषण चालू था, तो मेरा जो ड्राइवर था वो बोला मैडम आप चालू रखो, मैं कुछ तो करता हूँ। लेकिन ईश्वरीय योजना कि जब भी उनका भाषण खत्म हुआ वो चालू हो गया, कैसेट शुरू हो गई। वो उन्होंने घंटे भर का पूरा देखा, क्योंकि न्यूट्रिशन में तभी बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं था। लोग यानी कैसे जीते थे ऐसे ही मुझे लगता था। लेकिन वो सब था, हाइजीन भी उनको, लेकिन फिर भी चलता था। लेकिन वो सब बहुत अच्छा वो कैसेट में दिखाया गया था, तो लोग बैठे रहे, और वैसे भी टीवी का बहुत अट्रैक्शन था तभी। तो वो सब हुआ 11 बजे तक। उसके बाद में उन्होंने चिवड़ा खाया सभी लोगों ने। तो मैं 12 बजे जब भी घर आई, और उसमें और एक हुआ था, वो गोम जो बोलते हैं हम, हाँ। बहुत जलन होती है वो जब भी जी, चुभती जी, है। जी, जी। तो अचानक मुझे, हाँ, बहुत जोर से जलन हो गई। तो मैंने देखा कि वो भी मेरे पैर के ऊपर थी। तो यानी पूरा अनुभव ईश्वर ने मुझे दिया था कि 5 बजे से 12 बजे तक सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अगर ये करना है, और प्रतिकूल परिस्थिति में, और फिर भी शांत रहना है, तो उस दिन से आपका पूरा माइंडसेट बदल गया। बस कि ऐसे ही जीना है। लेकिन उसमें जो आनंद मिला, और मैं आपको बताती हूँ कि वही गांव में हमें पहली स्वास्थ्य कार्यकर्ती मिली। गांव में एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए हुआ, इतने अच्छे परिणाम मिले। तो वहाँ मैं जो सीख पाई वो अभी तक अभी है, क्योंकि तभी से मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एनीमिया के बारे में अगर मैं काम कर पाऊँगी, क्योंकि महिलाओं का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम 7 ग्राम रहता था, फिर भी वो इतना काम करती थी। तो मुझे लगता था कि शायद पूरी ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन एनीमिया कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन मैं अभी बहुत आनंद से कह सकती हूँ कि हमारे सभी गाँव में अभी एनीमिया कंट्रोल में है। क्या? और लोगों के विचार में ही परिवर्तन हुआ है। अच्छा, अभी आप बात करते करते 2 शब्द मैंने पकड़े आपके, और उस पे मैं अगले प्रश्न पे जाऊँ उसके पहले मुझे वो बात करनी है। एक तो वो जो दादा थे, आपने जो कहा गांव के, उन्होंने कहा कि आप तू पागल है, मराठी में उन्होंने कहा था कि आप पागल थे। तो वो तो मुझे भी लगता है, क्योंकि जो पेशा आपको इतना कुछ दे सकता था, और ये जब मैं कह रहा हूँ पागल, तो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत सोच समझ के मैं ये वाक्य कह रहा हूँ, ये शब्द कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से पागल ही है जो दुनिया बदल सकते हैं। बहुत सोच समझ के चलने वाले दुनिया नहीं बदल सकते, क्योंकि वो वही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और फिर मुझे पैसा चाहिए, मेरा रिटायरमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट 60 के बाद मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तो मेरे हिसाब से पागल ही है, मैं सबको मानता हूँ जो पागल है वही दुनिया बदल सकता है, और उन्हीं के वजह से ये दुनिया चल रही है। उसका आप किस एंगल में उसका अर्थ लेते हो वो आपके ऊपर है। और दूसरा, एक आप डॉक्टर हो, यानी आप एक टेक्निकल फील्ड में हो, एक मेडिकल फील्ड में हो, एक बुद्धिजीवी फील्ड में हो, लेकिन मैं आपके कहने में करीब अभी तक 4 से 5 बार सुन चुका हूँ ईश्वरीय शक्ति। आपका ईश्वर पे भरोसा है? बीइंग अ डॉक्टर एक शक्ति है। क्या आपका क्या मानना है? मीन्स मंदिर में जाना ही ईश्वर पूजा है, या आप जो कर रही है उसको ईश्वर पूजा मानेंगी, या फिर
एक ऐसा कुछ तो शक्ति है जो ये नियंत्रित कर रही है। आपका इसके पीछे आपका डॉक्टर करके क्या विचार है? वैसे सेवा कार्य के लिए तो शिव भावे जीव सेवा, अच्छा, यही स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा बराबर। हमें थी। हाँ। तो हर व्यक्ति में अगर ईश्वरीय अंश है तो वही भाव से हम सेवा करेंगे कि बराबर। उन्होंने हमें ये मौका दिया है तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और सभी में एक ही तत्व है ये भी हम मानते हैं। और अगर मैं कर रही हूँ ऐसा ही मैं रहूँ हमेशा सोचूंगी तो वो अहंकार है। बराबर। तो इसलिए कोई शक्ति है जो मुझे उंगली पकड़ के चला रही है, नियंत्रित कर रही है, क्योंकि बोल सकते हैं। सालों साल मैं ड्राइवर के बाजू में बैठे सोचती रहती थी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा जाने में आने में लगता था। तो खुद से जो मेरा संवाद होता था वो ऐसे ही था कि कोई मेरे साथ है और बराबर वो रास्ता दिखता था। अच्छा। एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। सीक्रेट की जो थियरी बोलते हैं कि अगर कोई विचार हमें बहुत अंदर से और उसमें स्वार्थ नहीं है और वो अगर हमें करना ही है तो जैसे कायनात बोलते हैं, हाँ, बड़ा शब्द है, तो ऐसे पूरी शक्तियाँ इकट्ठा आती है जी। तो एक गांव में सालों साल घर में ही डिलीवरीज होती थी। अच्छा। और हमारी जो तभी कार्यकर्ती थी वो बहुत ही परेशान थी। वो बोलती थी मैं हर घर में जाके गर्भवती को बताती हूँ लेकिन कोई मेरा नहीं सुनता, और रात में आधी रात में मुझे बुलाते हैं, और वहाँ पूरा जंगल है, वहाँ से प्राथमिक आरोग्य केंद्र करीबन 15 किलोमीटर था। यानी वो दाई जो कहते हैं, दाई नहीं, वो हमने उसको Midwife बराबर नहीं? ट्रेनिंग दिया था, नहीं Midwife उसके नहीं? पास दवाइयाँ भी रखी थी। अच्छा। तो वो डिलीवरीज भी कर सकती थी, लेकिन जैसे उसको तभी बताते थे कि अगर गैया कीचड़ में है तो उसको बाहर तो निकालना। वो भाव से अगर कोई डिलीवरी करते हैं तो बहुत ही वेदना मुझे अंदर तक जाती थी कि ऐसे कैसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं हर बुधवार को वहाँ जाती थी, लेकिन वो महिलाएं कभी कभी दवाई लेने के लिए भी नहीं आती थी, घर के लोग भी कुछ ध्यान से नहीं। और जहाँ डिलीवरी के बाद वो महिला को रखते थे दिन में भी अंधेरा रहता था। अच्छा। और 5 दिन तक सिर्फ थोड़ी सी सूजी ऐसे ही उनको देते थे, क्योंकि वही कमरे में उसको पेशाब भी करना है, टट्टी भी करनी है। एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता था, वो 10 दिन तक वो रूम से बाहर नहीं आती थी। तो उसको यानी वो दिन भी मैं कभी सोचती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता था। और मेरी 2 डिलीवरीज तभी हुई थी, मुझे इतना अच्छे से सबने संभाला था और गांव की महिलाएं ऐसी थी। तो हमेशा मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ इसके लिए। और भाषण से नहीं होता था, क्योंकि वैसे भी लोगों का तभी अटेंशन स्पैन ही कम था, क्योंकि वो स्कूल में नहीं गए थे, खेत में काम करना। तो जैसे कुछ 5 मिनट वो सुन रहे तो उनको नींद आ जाती। जैसे दाई प्रशिक्षण में भी मैंने बार बार वही अनुभव लिया था। तो अलग अलग आरोग्य शिक्षा के माध्यम उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, वो करके देखा। तो उसमें हम लोग गोद भराई का जो कार्यक्रम था वो गांव में करते थे। तो मैंने सोचा चलो ये करके देखते हैं। और तभी वो पूरी फूल की मालाएं वो सब बहुत अच्छा लगता था, एक कल्चरल प्रोग्राम जैसा। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, और सुबह जब भी मैं स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन से निकल रही थी तो मुझे एक पहले ही डिलीवरी करके जल्दी जल्दी तैयार होकर गाड़ी में बैठना पड़ा था। तो मेरे जो साथी थे उन्होंने सब तैयारी करके रखना अपेक्षित था, तो इसलिए मैं आगे बैठी थी, वो सब पीछे रोल प्ले तय किया था, बाकी भी सामान वो लेके बैठेंगे ऐसे लगा। हम बुटीबोरी तक गए और वो मेरी सोशल वर्कर बोली मॅडम मी आज विसरले, फुलं पण नाही आणली, जे यानी हम उनको एक कुछ जैसे ब्लाउज पीस ऐसे कुछ देना, फूल भी नहीं, दवाइयाँ भी नहीं। तो मैंने सोचा अभी दवाई तो ठीक है, यानी वो तो वो कार्यकर्ती के पास भी रहती है तो हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अभी बुटीबोरी में एक भी दुकान खुला नहीं था, सुबह 8:30-9 बजे। तो मैंने बोला देखते हैं अभी क्या ईश्वरीय योजना है। बुटीबोरी नागपुर का एक सबर्ब है। हाँ, और बुटीबोरी उमरेड रोड के भी बहुत अंदर के जंगल में एक गांव था, वहाँ हमें ये सब करना था। लेकिन वो जब भी हम अंदर मुड़ रहे थे वहाँ एक खेती में गेंदे बोलते हैं ना, झेंडू, हाँ,
नहीं खिले थे, लेकिन वो पूरा खेत फूल से खिला था। क्या बात। और तभी वहाँ जो चौकीदार था, तो मैंने उसको पूछा हमें ये फूल दे दो, बोले हाँ हाँ आप तोड़ ले लो। तो सभी लड़कियाँ हमारे साथ जो थी बस हमने वो किया। एक तो मुश्किल कर गई, आगे गए गांव में, मैंने बोला ठीक है और अगले गांव में मुझे क्लिनिक करना है, तो मैं वहाँ की पेशेंट देख के आती हूँ, तब तक आप तैयारी करो। तो वो गांव में कभी भी ब्लाउज पीस बेचने के लिए कोई नहीं आया था, लेकिन उस दिन आया और वो हमारी जो सोशल वर्कर थी उसने वो खरीदा। गांव में हम गए तभी किसी को भी बताया ही नहीं गया था, क्योंकि हमने आंगनवाड़ी वर्कर को बताया था और वो वैसे भी काम नहीं करती थी, और उसने हमारी कार्यकर्ती को भी नहीं बताया था कि ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। क्योंकि जब भी हमने तय किया, वो हमारी कार्यकर्ती खेत में गई थी, तो हमने इसको बोला कि आप वो ना कर लो एक हफ्ते में। तभी मोबाइल भी नहीं थे। तो फिर भी तभी वो आंगनबाड़ी की केंद्र प्रमुख वहाँ अचानक आई, जो यानी कितने महीने में आई, उससे दिन आई। वो आई इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर भी आ गई, हमारी कार्यकर्ती तो थी ही, ये सभी लड़कियां जो हमारी नर्सिंग की स्टूडेंट्स थी, सब गांव में घूमे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। क्या यानी 1 घंटे में पूरी जादू हो गई वहाँ कि पूरा गांव इकट्ठा, वो हार भी तैयार हो गए थे, ब्लाउज पीस भी थे, मैं जैसे आ गई सब तैयार। और उस दिन से वो गांव में एक भी डिलीवरी घर में नहीं हुई। तो ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वरीय योजना कहती है कि यही सब उस दिन हो गया। तो यही है जो हाँ बस ये शक्ति है कोई, लेकिन वो समय से पहले काम नहीं करती, तब तक हमें परीक्षा देनी है। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, ये मैंने सीखा। सबको जानना बहुत जरूरी है कि कुछ तो है जो काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमको भी उतना ही सेल्फलेसली काम करना चाहिए। आप बार बार एक जिक्र कर रही है कि आपकी लड़कियां, आपकी स्वास्थ्य सेविका, स्वास्थ्य कर्मी, तो ये आपने, क्योंकि वो भी तो गांव से ही थी, मुझे नहीं लगता कि वो पहले से बचपन से ये सब बातें जानती होंगी, तो उनको आपने प्रशिक्षण दिया, उनको आपने कुछ सिखाया, कैसे वो सब क्या किया, उनको आपने कैसे तैयार किया, उनके घर वालों ने उनको आने कैसे दिया? क्योंकि गांव की लड़कियां हैं तो वो 10 साल में 20 साल में शादी हो जाएगी, या फिर बाहेर नाही जायचं, जैसे आपने मराठी में कहते हैं कि गांव छोड़ून जायचं नहीं, गांव छोड़ के जाना नहीं है, तो उनको आपको उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा, आपको क्या उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो क्या है, आपने उनको कैसे तैयार किया? वैसे गांव में मैं हफ्ते में 1 बार जाती हूँ, जैसे अगर शुरू में 6 गांव तो 6 दिन में 6 गांव। लेकिन अगले हफ्ते में मैं जब भी जाती थी, तो अगर मेरे पास कोई दवाई नहीं है और मैंने लिख के दिया है, तो अगले हफ्ते तक वो पर्ची वैसे ही रहती, कोई दवाई उनको लेके नहीं देता था। तो और बाकी दिनों में भी गांव में कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। मैं जाती थी तभी बच्चे ऐसे ही घूमते, हमेशा मैं देखती थी कि उनको फोड़ आए हैं, अगर जो बॉयज बोलते हैं वैसे, या सर्दी है तो नाक बह रही है, अगर जख्म कहीं हुई है वो सब उसमें पस निकल रहा। तो हमेशा मुझे लगने लगा कि मैं हफ्ते के कुछ घंटे ही वहाँ दे पाऊँ, लेकिन अगर गांव की एक महिला तैयार हो गई कि जिसको पैसे के लिए ये काम नहीं करना है, वो डेडिकेटेड, हाँ यानी गांव में वो है, हो सकता है कि उसकी खेती है, कभी कभी उसको जाना पड़ता है, या जैसे सिलाई मशीन है तो घर में ही काम कर रही है, या ज़्यादा काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम वो सेवा भाव से करना चाहिए। ऐसे महिला का चयन करने के लिए एक अलग अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। वही मैं जानना चाहता हूँ। संक्रांति से जैसे रथ सप्तमी हम बोलते हैं, जी। उतने दिनों में 16 गांव में शाम का तिलगुड़ देने का कार्यक्रम रखा। अच्छा। तब तक जो एनीमिया का हम लोगों को अनुभव आया था कि गाँव वालों के खाने में क्या नहीं है, तो वही चीजें जैसे हम मराठी में वाण देना मंडो, कि कुछ उनको हम छोटा सा गिफ्ट या टोकन ऑफ लव बोलते हैं। तो जैसे चना वो नहीं खाते थे, उनको लगता था कि तो घोड़े का खाने का। अच्छा। हाँ, और चना तो गांव में उगता है। बेसन जो बनाते हैं हम लोग खिचड़ी के साथ, वो खिचड़ी भी नहीं बनाते थे, बेसन भी नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो चना ही वो भिगो के हम लेके जाएंगे। तो इतना बड़ा
वो टोपले में मैं लेके जाती थी, साथ साथ गुड़, क्योंकि उनका था कि नहीं गुड़ खाते हैं तो हमें खुजली आती है। अच्छा। हाँ, यानी हमने जो सर्वे किया 100% नहीं ऐसा आया था उसमें गुड़ के कि लिए? हम गुड़ नहीं खाते। अच्छा। हम नींबू नहीं खाते क्योंकि सर्दी खांसी होती है। सजना जो बोलते हैं हम, मूंगड़ा, शेव गाँव लाठी में, तो हर गांव के वो पेड़ काटे गए थे क्योंकि वो नहीं, उससे दवाई का असर कम हो जाता है। 100% निगेटिव उसके सभी ऐसे थे हमें। अच्छा। तो यही चीज़ें हम उनको बांट या वेट करते थे। तो ये सब मैं हर गांव में गई और तिल गुड़ दिया, और मैं सभी गांव वाले आते थे क्योंकि उस जमाने में यही कार्यक्रम उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम रहता था। हाँ। तो तभी मैं उनसे बात करती थी कि मैं तो हफ्ते में 1 दिन आ रही हूँ 2 घंटे, लेकिन आप कोई एक महिला मुझे दो कि जिसको मैं सिखाऊंगी। यहाँ तक का प्रवास हो गया, हर गांव की एक महिला, इतनी मेरी अभी सखी है। तो अभी कितनी है आपके पास? 65 लड़कियां आपके साथ काम कर रही 65 महिलाएं। महिलाएं? हाँ, ये और लड़कियां नहीं, नहीं महिलाएं। 65 महिलाएं कि जिनकी शादी हुई है और कम से कम 2 बच्चे हैं, ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। ऐसा हमारा क्राइटेरिया था तभी कि वो गांव में रहनी चाहिए। नर्सिंग स्कूल किया, उसमें तो सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाया जो गांव की लड़कियां थी, और हमारा अभी अभ्यास वर्ग जो शुरू है उसमें 25 लड़कियां हैं कि जो युवती है जिनको भी ये सब प्रशिक्षण सब वो सारी गांव से ही तो है। कुल मिला के तो अभी बहुत अनगिनत बड़ा हो है। गया। लेकिन वो एक से शुरू हुआ क्योंकि होगा। वो जोत है, यानी जो छोटी लड़की पहले दूसरी कक्षा में भी हमसे जुड़ी, वो अभी शादी होके दूसरे कई गांव में हो जाती। तो वो भी और किसी लड़कियों को बता रही परिवर्तन हो होगी। गया इस कारण। तो इसमें मेरा पूछने का उद्देश्य ये था कि इनके माता पिता ने कभी आपको विरोध नहीं किया कि आप हमारी बच्ची को क्या कर रहे हो? विश्वास शायद वो आ आपने गया था। उनका विश्वास हाँ। संपादन किया? तो नहीं, वो सबसे बड़ी मुझे बात है। उसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं, कभी नहीं आया? नहीं। ये और कोई- वैसे भी गांव वालों ने भी मुझे कभी भी आधी रात में भी कभी नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं दी। शराबी लोग रहते थे फिर भी कुछ भी नहीं। तो यानी इसीलिए आप कहती हो कि आपके ईश्वर। पीछे आपके साथ कोई चल रहा है। बाकी बहुत परीक्षा मैंने दी है इतने सालों में, नहीं, वो तो लेकिन ठीक मुझे है। भगवान ने संभाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्टर जिनका एक बुद्धिजीवी वर्ग जिनका माना जाता है, वो उसके श्रद्धा और बावजूद आप सबूरी, ये बोलती यही है। 2 चीजें। तो ये आपका बहुत, मेरे ख्याल से ये फेथ ही आपको यहाँ तक लेके आया है आज। वो तो हो गया गांव का। फिर तब आपका अच्छा सब कुछ वहाँ पे चल रहा था गांव में। आपने मेरे ख्याल से करीब 50 गांव है जिसमें आपने पूरा काम किया है, और आज वो बदल गए सारे। जो दादा ने बोला था कि ये कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन वो आज सुधर गए। तो वो दादा है अभी, उनको आप मिलती हो? अच्छा। अभी काफी साल हो तो कभी उनको ये वो देख रहे होंगे? 2000 साल का है, अभी 24 साल हो गए उसको, और तभी वो 60 साल के ऊपर थे। अच्छा। तभी नहीं। तो वो कहीं से भी देख रहे होंगे तो वो खुश होते होंगे कि बदल गया। गया। तो वहां से फिर आप नागपुर शहर में आपने यहाँ पे जैसा मैंने कहा, आप मेरी पड़ोसी भी है, मैं देखता हूँ आपका काम यहाँ पे। आपका जो निरामय, रामाश्रय और माइंड पार्क कैफे, ये 3 संस्थाएं आप यहाँ पे चला रही है, जिसमें जहाँ तक मुझे पता है माइंड पार्क में आप मनोचिकित्सक या जो मनोरुग्ण है उनकी चिकित्सा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। निरामय में आप गांव का काम अभी भी आपका चल रहा है, वो उसमें निरामय के तहत होता है। और रामाश्रय में आप पेशेंट्स की केयर करती है। तो आप नागपुर का ये जो आपने शुरू किया, उसके पीछे की क्या आपकी सोच थी? उसके लिए भी आपको कुछ दिक्कतें आई होंगी। आज वो किस लेवल पे है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? गांव का काम पहले तो सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में था जी, लेकिन 2013 में हम लोगों ने जब भी सोचा कि निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था के माध्यम से, नाम में ही बहुउद्देश्य है, तो स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, स्वावलंबन और संस्कार, ये चीज़ों को लेके आगे जाएंगे। ऐसे हमारी जो पहले से ही जुड़ी हुई कार्यकर्ती थी, वो सबने हमें बताया था कि अभी समाज की ज़रूरतें बदल गई है, और सामाजिक कार्य तो वही ज़रूरतों के ऊपर ही होना चाहिए। इसलिए हमने निरामय में इसी विषयों पे काम करना शुरू किया।
क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम लोगों ने खर्रा देखा था, आंगनवाड़ी की 3-4 साल की लड़की के हाथ में खर्रा खर्रा। खर्रा यानी मावा Tobacco होता है, product नागपुर में उसको खर्रा बोला जाता है, तंबाकू मिश्रित सुपारी हाँ। होती है। तो यानी बदल गया है सब। यानी जैसे मैं पहले शराब के बारे में कोई पुरुषों के साथ चर्चा करती थी तो वो बोलते पहले महिलाओं को सुधारो, अभी वो तो खर्रा खाने लगे हैं, हमें क्या आप बोलते हो। तब से मैं देख रही हूँ कि महिलाएं भी खाती थी तंबाकू। 15-20 साल में ये सब बिगड़ गया है। और महिला ही अपने बच्चे को कि अगर यानी कोई काम बताना है तो मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगी तो काम करें, तो वहाँ जाके अगर वो दुकान में उनको दिख रहा है तो वो लेके आएंगे। उसके बाद में ऐसे हुआ कि महिला ही पैसे देती थी कि तू लेके आ, तू भी थोड़ा सा खा मैं भी खा। अरे बाप। क्योंकि उससे क्या होता है वो ही उनको समझ में नहीं आ रहा था, और जब तक समझ में आने लगा बहुत ही देर हो गई। देर हो गई थी। तो अभी वो आदतों से उनको बाहर लाना, उसके लिए सिर्फ मत खाओ ये खा करने से अच्छा कि दूसरा अच्छा उनको दो, एक समांतर अच्छी रेशा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने संस्कार वर्ग शाम को शुरू किया। वो कहाँ किया था ना? यानी हर नहीं गांव का ही, हर अच्छा। गांव में हाँ। अगर हमें शाम को ये सबसे ज्यादा मुश्किल रहती है क्योंकि जी, बच्चे जी, ऐसे ही कहीं भी घूमते जी, हैं। जी। दिन में तो ठीक है स्कूल में जाएंगे, हाँ, हाँ, हाँ। और तभी उनके जो परिवार वाले उनको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। माँ तो खाना बनाने में, और वो तो जाने दो अभी पिताजी के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है। तो ऐसे माहौल में बच्चों को संभालने के लिए हमारी कार्यक्रम, अच्छा। ये एक मॉडल हमने 2013 से शुरू किया है। तो ऐसे 25 गाँव में ये है। किशोरियों के साथ भी बहुत अच्छा किशोरी विकास कार्यक्रम चलता है। महिलाओं के साथ सखी केंद्र नाम से है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में है, और सिलाई के माध्यम से 600 से ज़्यादा महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया है। अभी खेती के बारे में भी हम कार्यरत है। परिसर विकास योजना या गो आधारित कृषि, इस विषय पे भी कार्य शुरू है। तो ये सब निरामय के माध्यम से। अच्छा। निरामय नाम में ही है कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, बराबर, सभी सुखी हो, ऐसे सब स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे, ऐसे भाव से वो काम हम्म, शुरू है। हम्म। लेकिन नागपुर में जब भी हम आए 2013 में, तो यहाँ की समस्या ऐसी थी कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग ही घर घर में थे, और उनके बेटे बेटी पूना, बेंगलोर, मुंबई ऐसे ही, नागपुर से बाहर ऐसा ही था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उनका नर्सिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो हमारे घर में, घर जैसे माहौल में ही हम क्या कर सकते हैं जी। तो नर्सिंग के लिए भी हमारी जो सेवाभावी कार्यकर्तियाँ थी वो जुड़ गई, तो ये काम शुरू हो गया। और साथ साथ ये ध्यान में आया कि उनकी मन की समस्याएं भी बढ़ रही है। अच्छा। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के काम के लिए माइंड पार्क यानी मनोद्यान, तो उसकी कल्पना ऐसी है कि मन को अगर थोड़ा भी आनंद या सुख देना है तो उसके लिए पंचेंद्रियों के ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा। तो वो थीम मन में रख के हमने मनोद्यान की स्थापना की कि 5 सेंसेस को अगर हम पहले सुख दें तो कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा जी। उससे अगर अच्छा नहीं लग रहा तो उनको और जानना आवश्यक है, तो समुपदेशन, या उससे भी अच्छा नहीं लगा तो साइकेट्रिक मेडिसिन लेना। और ये सब कंट्रोल में जैसे आता है तो हम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं कि किसी की सेवा करो, मदद करो। अच्छा। तो सुख से आनंद तक मनोद्यान के माध्यम से हम जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप मेरे ख्याल से, जैसे मैंने देखा है, आप एक मनोद्यान कैफे भी आप यहाँ पे चलाते हो, जिसमें काफ़ी मैं देखता हूँ सवेरे लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छा खाना, चाय, कॉफ़ी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कैफे भी है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कई लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, कहीं यहाँ पे भी रहते होंगे, कहीं बाहर से अपनी सेवाएं लेने के लिए आते होंगे। तो उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं लोग आपको, जैसे आर्थिक मदद हो गई, या कोई आपके साथ अपना समय दे सकता है, कोई और किसी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं इस विषय में? एक ही वाक्य में कि तन मन धन अंश रूप से कभी भी साल में एक बार या रोज किसी भी समय जुड़ सकते हैं। अच्छा।
तो इसका आप एड्रेस टाइप कुछ बोल सकती है, ये जो अपना यहाँ का जो ये है माधव नगर में 84 माधव नगर, यहाँ हम लोगों का ये तीनों चीज़ों का कार्यालय है। तो दिन में कभी भी आ सकते हैं, और बाकी तो सेवा कार्य देखने के लिए तो गांव में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उर्मिला बेनी की हमारी भाभी है। आज उनसे बात करके मैंने एक दो चीज़ें जानी है, जो मैं इसको कन्फेशन भी बोल सकते हो आप, कि मैं इनके बगल में, जैसे मैंने कहा कि मैं पड़ोसी हूँ इनका, लेकिन आज तक मुझे इनके बारे में इतनी बातें नहीं पता थी। वो तो मैं परसों इनसे बात कर रहा था तब मुझे कुछ बातें पता चली। ना ही मैंने कभी यहाँ पे आके अपना समय दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। मैं देखता था इनकी दौड़ धूप, देखता था ये कितनी भाग दौड़ कर रही है, ये देखता था। लगता भी था कभी कभी कि जाऊँ इनसे बात करूँ, लेकिन फिर वही कि एक पुराना रोग, क्या कहेंगे लोग, वही उसी में मैं फंसा रहा। और मैं आपसे सही में दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि आप इतने सालों से मेरे बगल में रह के काम कर रही है, लेकिन मैंने आपसे कभी इतना ये नहीं किया। और मैं तो अभी जुड़ने वाला हूँ ही इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए। और ये कोई प्रचार नहीं है, ये कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके ये काम देखिए। और अगर आपको लगता है कि समाज के प्रति हम कुछ थोड़ा सा कर सके, तो हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। और वैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने समय दिया। और मैं बहुत कुछ आज सीखा, और मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े इससे, इस सेवा कार्य से। और हम भी कभी हमारा भी नाम ले कि ये लोग भी आके कुछ करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपको भी धन्यवाद। देखते हैं और इससे और क्या आगे हम लोग आपके साथ कर सकते हैं।